नमस्कार दोस्तों, जीनियस साइंस में आप सबका बहुत 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 स्वागत है। दोस्तों, आज के इस क्लास में अभी हम पढ़ने वाले हैं 11th फिजिक्स का ग्रेविटेशन चैप्टर में से आगे का पार्ट, और वो भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बीट है। आगे चलकर इसके ऊपर बहुत सारे नीट जी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसके ऊपर ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और अपने दोस्तों को इसकी लिंक भी शेयर करें ताकि उनको भी पता चले और वो भी लर्न करें, अपने साथ साथ वो भी लर्न करें। ओके, तो चलो आगे हम देखते हैं आगे का पार्ट, और वो भी दैट इज वन। एक एक करके पॉइंट अभी हम यहां पर लर्न करते हैं। एक मैंने ये जो लिया है ये बिट, ये कंप्लीटली बुक का स्क्रीनशॉट लिया है और उस स्क्रीनशॉट से मैं आपको यहां पर पूरा का पूरा कंसेप्ट आपको समझाने वाला हूं। ओके, फिर भी अगर आपको कुछ डाउट है, कुछ डिफिकल्टीज रहती है तो आप आराम से कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं क्लास के एंड में, है ना। क्लास के एंड में आप अपनी डिफिकल्टी मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका आंसर मैं एंड में देने वाला हूं। ओके, इन अर्लियर स्टैंडर्ड्स, यानी कि आपने क्लास 9th एंड क्लास 10th में इसके बारे में आपने बहुत अच्छी तरह से लर्न किया है। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? आई एम वेरी फाइन बेटा, आई एम वेरी फाइन। आप लोग कैसे हैं वो जल्दी बताओ और जल्दी से शेयर करो बेटा, और लाइक भी करो, क्लास को लाइक भी करो। ये फ्री वाला और सबके लिए फ्री वाला ओपन प्लेटफॉर्म पे जो मैं आपके लिए क्लास ले रहा हूं, अगर ये क्लास आपको सही में अच्छा लगता है तो जरूर से जरूर इसे लाइक कीजिए, जरूर लाइक कीजिए। ओके, इन अर्लियर स्टैंडर्ड्स, ये तो बता दिया। यू हैव स्टडीड द पोटेंशियल एनर्जी एज द एनर्जी possessed by an object on account of its position और configuration। ये बुक से ही मैं आपको समझाने वाला हूं। ओके, तो मैं आपको बता रहा हूं, you have studied the potential energy as a energy, potential energy as a energy possessed by an object on account of its position and configuration। यानी कि उसकी पोजीशन कहां पे है, किस तरह से, किस पोजीशन पे है, इसके ऊपर, और कन्फिगरेशन का मतलब होता है इसके साथ कौन सी चीजें हैं, कहां है और कौन सी सिचुएशन है और कौन सी चीजें साथ में है, ये कंबाइंड करके इसके बारे में हमने पोटेंशियल एनर्जी के बारे में लास्ट क्लास में हमने लर्न किया है। यानी कि लास्ट ईयर क्लास 9th में आपने बहुत अच्छी तरह से लर्न किया है। क्लास 9th में 10वीं में तो आपने बहुत सारा कुछ डिटेल इसके बारे में लर्न किया है। ओके, तो चलो आगे का बता रहा हूं मैं आपको। देन द पोजीशन और कन्फिगरेशन, पोजीशन उसकी जगह, सिचुएशन, एंड कन्फिगरेशन उसके साथ कौन कौन है। ओके, द वर्ड कन्फिगरेशन करस्पॉन्ड्स टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स इन द ऑब्जेक्ट। कन्फिगरेशन का मतलब समझो एक ऐसी बड़ी सी बॉडी है और इसके जो पार्टिकल्स है इनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। अगर डेंस है तो अलग रहेगा, डिस्ट्रीब्यूटेड है तो अलग रहेगा। यानी कि उसके पार्टिकल्स का जो शेप है, उसके पार्टिकल की जो एडजस्टमेंट है, उनकी जो पोजीशन है, पोजीशन के ऊपर भी ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिपेंड करता है। क्योंकि अगर ये परफेक्ट राउंड है तो अलग है, अगर कोई पार्टिकल ऐसा है, अगर कोई बॉडी इस तरह से है तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन अलग है, ओवल शेप डिस्ट्रीब्यूशन है, और ये सर्कुलर शेप डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ये दोनों के पोटेंशियल एनर्जी में फर्क आएगा क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर भी डिपेंड करता है। इसलिए तो इसको कन्फिगरेशन यहां पर कहा गया है ना बेटा। समजते का सगळ्यांना सांगा, समजते का? ओके, आर यू अंडरस्टैंड? इफ यू आर इन डिफिकल्टी बेटा कमेंट करके मुझे आप क्लास के एंड में पूछ सकते हैं। द वर्ड कन्फिगरेशन करस्पॉन्ड्स टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स इन द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स आप देख सकते हैं। मोर स्पेसियली पोटेंशियल एनर्जी इज द वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स। पोटेंशियल एनर्जी इज द, देखो, पोटेंशियल एनर्जी इज द वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव यानी कि उसका
कमी होता नहीं और वो ज़्यादा होता नहीं। कंजर्वेटिव फोर्सेस और फोर्सेस इन अचीविंग अ सर्टन पोजीशन और कन्फिगरेशन ऑफ अ गिवन सिस्टम। जो कुछ भी सिस्टम आपको दी गई रहती है उसके पोजीशन और उसमें जो कुछ भी बॉडी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है पार्टिकल का, उस डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर भी ये सब चीज़ें वहाँ पर डिपेंड होती है। ओके, तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर डिपेंड करती है। ओके, एंड देन द अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स और फोर्सेस इन अचीविंग अ सर्टन पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ गिवन सिस्टम। दिए गए एक सिस्टम है, इट ऑलवेज डिपेंड्स ऑन द रिलेटिव पोजीशन ऑफ पार्टिकल इन दैट सिस्टम। ये देखो बहुत ही, यानी कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, बॉडी की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, बॉडी में जो कुछ भी पार्टिकल्स होते हैं, जो कुछ भी मटेरियल होता है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है ना। अगर डिस्ट्रीब्यूशन एक जगह पर है तो अलग रहता है, डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूटेड है यानी कि वो ओवल शेप्ड है तो अलग रहता है, राउंडेड है तो अलग रहता है ना। तो देखो, अचीविंग ए सर्टन पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ गिवन सिस्टम एंड देन इट ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन द रिलेटिव पोजीशन ऑफ पार्टिकल। रिलेटिव पोजीशन ऑफ पार्टिकल, रिलेटिव पोजीशन का मतलब क्या होता है? समजो ये बॉडी आहे, समजा ही अशा पद्धतीची बॉडी आहे आणि बॉडीमध्ये हे जर काही अशा प्रकारचे पार्टिकल्स असतील तर यांची रिलेटिव्ह पोझिशन, एकमेकांच्या दरम्यानची पोझिशनचा संबंध, रिलेटिव्ह पोझिशन, इट ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन द रिलेटिव्ह पोझिशन ऑफ पार्टिकल्स इन दॅट सिस्टम। त्या सिस्टममध्ये त्यांची पोझिशन कशी आहे त्यावर सुद्धा ते अवलंबून असतो। आणि म्हणून देयर इज अ युनिव्हर्सल प्रिन्सिपल दॅट स्टेट्स, युनिव्हर्सल प्रिन्सिपल वैश्विक तत्व काय आहे? एव्हरी सिस्टम ऑलवेज कन्फिगर itself in order to have minimum potential energy or every system try to minimize its potential energy। ये चीज याद रखो, वैश्विक आहे, वैश्विक गोष्ट सांगितली इथे, काय सांगितले तुम्हाला? ओके, इट ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन, ये तो पोजीशन के बारे में तो बता दिया मैंने आपको। इट ऑलवेज डिपेंड्स ऑन द रिलेटिव पोजीशन, उनके एक दूसरों के बीच जो कुछ भी पोजीशन होता है उसके ऊपर भी ये डिपेंड करता है, बराबर है। आगे हम देखते हैं, एवरी सिस्टम ऑलवेज कन्फिगर इटसेल्फ इन ऑर्डर टू हैव मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। एक मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी उनके बीच होती है और एवरी सिस्टम ट्राई टू मिनिमाइज इट्स पोटेंशियल एनर्जी, और हर एक सिस्टम वो अपनी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमाइज कर सकता है, यानी कि मिनिमाइज होती है, कम से कम एनर्जी वहां पर वो तैयार करने का ट्राई करते हैं। ओके, देन देखो, ऑब्वियसली इन ऑर्डर टू चेंज द कॉन्फ़िगरेशन यू विल हैव टू डू वर्क, ऑब्वियसली इन ऑर्डर टू चेंज कॉन्फ़िगरेशन, अगर कॉन्फ़िगरेशन हमें चेंज करना है यू विल हैव टू डू वर्क। अगर उसमें का कॉन्फ़िगरेशन आपको चेंज करना है तो ऑब्वियसली वहां की कुछ ना कुछ वहां पर आपको काम करना होगा। तो इस तरह से ये सब कुछ चीजें यहां पर आ जाती है इसमें। ओके, तो आगे का बिट बता देता हूं मैं आपको, एंड देन एग्जाम्पल है, इसका एक एग्जाम्पल समझा देता हूं। तो एग्जाम्पल में क्या है देखो, एंड देन अ स्प्रिंग इज अ नेचुरल स्टेट, स्प्रिंग इज अ नेचुरल स्टेट, एक स्प्रिंग है, समझो हमने कोई स्प्रिंग ले ली है ना, तो स्प्रिंग इज अ नेचुरल स्टेट possess the minimum potential energy। एक स्प्रिंग है, उसमें एक मिनिमम एनर्जी, possess its natural state, a spring in its natural state। समझो एक स्प्रिंग है ऐसी, है ना, ऐसी एक स्प्रिंग है, ये क्या है? एक नेचुरल स्टेट में, यानी कि रिलैक्स पोजीशन पे है, नेचुरल स्टेट। ओके, possess मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, वहां पर कम से कम एनर्जी वहां पर रहेगी, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी रहेगी। वेन एवर अ स्ट्रेच इट और कॉम्प्रेस, वेन एवर वी स्ट्रेच इट और कॉम्प्रेस, अगर हमने उसको पकड़कर ऐसे खींचा तो इसको हम स्ट्रेच करेंगे, अगर उसको हमने प्रेस करके ऐसे दबाकर रख दिया तो उसको हम क्या करेंगे? कॉम्प्रेस कहेंगे, है ना। ओके, इट कॉम्प्रेस, वी परफॉर्म वर्क अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स, वी परफॉर्म अगेंस्ट
द कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट हम उसका काम कर रहे हैं वहां पर, ओके। एंड देन वी परफॉर्म, देखो वेन एवर वी स्ट्रेच इट और कॉम्प्रेस इट वी परफॉर्म द वर्क अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स, बराबर है। देन इन दिस केस द इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स, कौन सा फोर्स कहां है यहां पर, इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स, इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स। देन ड्यू टू दिस वर्क, कुछ ना कुछ वहां पर काम होता है, देखो यहां पर मैं बता रहा हूं, ओके। कॉम्प्रेस इट वी परफॉर्म वर्क अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट हम वहां पर कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। इन दिस केस द इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स, कौन सा फोर्स, इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स। इलास्टिक का मतलब होता है दैट बॉडी कैन रिगेन इट्स ओरिजिनल डायमेंशंस, okay, and then due to this work the relative distance between the particles of the system changes। और एक बार देखें, ड्यू टू दिस वर्क, इस काम की वजह से the relative distance between the particles of the system changes, particles of the system changes, that configuration changes and its potential energy increases, आणि त्याचा potential energy काय होते, increase होते। The spring finally regains its original configuration of minimum potential energy or remove the applied force। और एक बार देखें, अगर उसी स्प्रिंग के ऊपर हमने जो कुछ भी फोर्स अप्लाई किया है, अगर उस फोर्स को हमने रिमूव किया, उसको हमने निकाल दिया, तो निकालने के बाद दैट बॉडी कैन रिगेन इट्स ओरिजिनल पोजिशन। और भी एक बार देखें, देन द स्प्रिंग फाइनली रिगेन इट्स ओरिजिनल कन्फिग्रेशन, वो ओरिजिनल कन्फिग्रेशन रिगेन करती है, लेकिन कैसे, कैसे, तो देखो रिगेन, फाइनली रिगेन इट्स ओरिजिनल कन्फिग्रेशन ऑफ मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी ऑन रिमूवल ऑफ अप्लाइड फोर्स, है ना। उसके ऊपर जो कुछ भी हम फोर्स अप्लाई करते हैं उसको अगर हम रिमूव करते हैं, तो रिमूव करने के बाद दैट बॉडी कैन रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप, ओके। एंड देन नेक्स्ट जो एक एग्जांपल बता दिया मैंने अभी, ये जो थ्योरी थी, एवरी सिस्टम ऑलवेज कन्फिगर्स इटसेल्फ इन ऑर्डर टू हैव मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, और एवरी सिस्टम ट्राई टू मिनिमाइज इट्स पोटेंशियल एनर्जी, एवरी सिस्टम, ओके, एवरी सिस्टम पोटेंशियल एनर्जी वो अप्लाई करता है, बराबर है, यानी कि मिनिमाइज करने की कोशिश की जाती है, ओके। तर अशा पद्धतीने हा पॉइंट इथं सांगितलेला आहे। आता आपण पुढचा बीट पाहू, पुढचं एक एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल अभी हम यहां पर देखते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज लाइंग ऑन द अर्थ, समझो कोई एक ऑब्जेक्ट है और अर्थ के सरफेस पर है, द सिस्टम ऑफ दैट ऑब्जेक्ट एंड अर्थ हैज मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, सिस्टम ऑफ दैट हैज मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, this is the gravitational potential energy of the system as these two are bounded by gravitational force। और एक बार देखें क्या कहा है आप, when an object is lying on the earth, एक ऑब्जेक्ट है और वो अर्थ के सरफेस पर है, ठीक है। आगे आगे क्या है देखो, and the earth has minimum potential energy, और अर्थ के ऊपर एक मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है, ओके। दिस इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम एज दीज टू आर बाउंडेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, दिस टू, दिस इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, सिस्टम की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, एज दीज टू आर बाउंड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। और ये जो दो ऑब्जेक्ट होते हैं एक दूसरे को कनेक्टेड होते हैं, और किसकी मदद से, बाउंडेड बाय, दिस इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑफ सिस्टम एज दीज टू आर बाउंडेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, एंड देन व्हाइल लिफ्टिंग द ऑब्जेक्ट टू सम हाइट, कुछ हाइट तक उसको हमने लिफ्ट किया, व्हाइल लिफ्टिंग द ऑब्जेक्ट टू सम हाइट टू अ न्यू पोजिशन वी डू वर्क अगेंस्ट द कंजर्वेटिव ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। देखो, वी डू वर्क अगेंस्ट कंजर्वेटिव ग्रेविटेशनल फोर्स इन ऑर्डर टू अचीव द न्यू पोजिशन, इन ऑर्डर टू अचीव द न्यू पोजिशन, एक नेक्स्ट पोजिशन पर वो उसको हम ले जाते हैं। In its new position, the object is at rest due to the balanced forces.
हर एक ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर एक फोर्स एग्जर्ट करता है और वो भी फाइनली कंजर्वेटिव फोर्स होता है। एंड देन इफ यू आर होल्डिंग द ऑब्जेक्ट, समझो अगर आप ऑब्जेक्ट को होल्ड करके रख देते हैं तो द फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड योर फिंगर्स बैलेंसेस द ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, तो इस तरह से ये इन इट्स न्यू पोजीशन उसको हम रेज कर रहे हैं, उसको एक डिस्प्लेस कर रहे हैं किसी भी एक जगह पर। द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट ड्यू टू द बैलेंस्ड फोर्स। देन बैलेंस्ड फोर्स इफ आर होल्डिंग द ऑब्जेक्ट फॉर अ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड योर फिंगर्स बैलेंस्ड द ग्रेविटेशनल फोर्स। एंड देन इफ कीप्ड ऑन अ सरफेस, अगर उसको हमने एक सरफेस पर हमने उसको पकड़ा है तो क्या होगा, द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स गिवन बाय द सरफेस बैलेंसेस द ग्रेविटेशनल फोर्स, वो ग्रेविटेशनल फोर्स को बैलेंस करता है। एंड देन हाउएवर नाउ द ऑब्जेक्ट हैज अ कैपेसिटी टू अक्वायर काइनेटिक एनर्जी, और उसी ऑब्जेक्ट में एक काइनेटिक एनर्जी अक्वायर होती है, क्योंकि उसमें जो कुछ भी पोटेंशियल एनर्जी होती है वो पोटेंशियल एनर्जी के जरिए उसमें काइनेटिक एनर्जी भी आती है। एंड देन व्हेन गिवन अ अपॉर्चुनिटी टू अलाउड टू फॉल, है ना, जब हम उसको, उसमें तो पोटेंशियल एनर्जी तो होती है, लेकिन कुछ एक डिजायर्ड हाइट तक अगर ऑब्जेक्ट को हम ले जाते हैं, एक पोजीशन पे ले जाते हैं और वहां से उसको रिलीज करते हैं, तो रिलीज करने के बाद उसमें एक ना एक एनर्जी आ जाती है और वो दैट कैन मूव टुवर्ड्स द डाउन ऑफ द अर्थ। एंड देन वी कॉल दिस इंक्रीज द कैपेसिटी एज द पोटेंशियल एनर्जी गेन्ड बाय द सिस्टम। और एक बार देखें, वी कॉल दिस इंक्रीज द कैपेसिटी, ओके, एज द पोटेंशियल एनर्जी गेन्ड बाय द सिस्टम। एज वी रेज इट मोर एंड मोर, this capacity has the potential energy of the system increases, potential energy of the system increases। और भी एक बार देखें, as we raise it more and more, जैसे जैसे हम उसको रेज कर रहे हैं अर्थ के सरफेस से ऊपर, तो वैसे वैसे उसमें पोटेंशियल एनर्जी रेज होती है बोले तो इंक्रीज होती है, दिस कैपेसिटी एंड हेंस द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेस। ओके, एंड देन इट फॉल्स ऑन द अर्थ, अगर उसको हमने अर्थ पर फेंक दिया, छोड़ दिया, रिलीज किया, तो टू द अर्थ अचीव द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी ऑन ड्रॉपिंग इट फ्रॉम द न्यू पोजीशन। उसके नए पोजीशन से अगर हम उसको रिलीज करते हैं तो वो जब वो ऑब्जेक्ट अर्थ पर गिरेगी तो काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। एंड देन thus in general we can write the work done against the conservative force, work done against the conservative force acting on an object, that is equals to increase in potential energy of the system, increase in potential energy of the system, यानी कि सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती है, और वो कितनी होती है, तो दैट इज द वेक्टर f इंटू वेक्टर dx इज इक्वल्स टू वेक्टर du, vector f into vector dx is equals to vector du, okay, equals to du, and then that hence du is the change in potential energy। du का मतलब क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि बॉडी जिस पोजीशन पे है वो पोजीशन से अगर वो अलग पोजीशन पे जाती है तो वहां की पोटेंशियल एनर्जी, while displacing the object through the dx vector f being forming force acting on the object, और ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स एक्ट होता है। It should be remembered that the potential energy is always of the system as a whole. For an object on the earth, it is the system of the object and the earth, and not only the object. There is no meaning of the potential energy of an isolated object in the यानी कि ग्रेविटी फ्री, ओके, एंड देन द स्पेस इंटरगैलेक्टिक
okay, that is called as gravity free space in the absence of any conservative force acting upon it. और एक बार देखें, it should be remembered that the potential energy is always of the system is as a whole. Then for an object on the earth, then it is of the system of the object and the earth and not only of that object. सब एक सिस्टम, टोटल मिला के एक सिस्टम होती है और उसी सिस्टम की वजह से वहाँ पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स आपको मिलता है और उसको हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल. देयर इज नो मीनिंग टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड ऑब्जेक्ट. आइसोलेटेड बोले तो अलग मटेरियल है, तो देयर इज नो मीनिंग टू पोटेंशियल एनर्जी. अगर कोई ऑब्जेक्ट है और वो आइसोलेटेड है तो उसमें जो कुछ भी पोटेंशियल एनर्जी होती है उसको किसी तरह का मीनिंग होता नहीं, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी एक्सप्रेस करने के लिए दूसरी एक बॉडी उसके नज़दीक होनी पड़ती है. जैसे कि अगर हमने ये पेन मैंने हाथ में पकड़ा है तो पेन एंड अर्थ के बीच एक टाइप का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और यही एक पोटेंशियल एनर्जी है. अगर दोनों में किसी तरह का अट्रैक्शन नहीं है तो देयर इज नो ग्रेविटेशनल फोर्स. देयर इज नो मीनिंग ऑफ पोटेंशियल एनर्जी of an isolated object in an intergalactic gravity free space in the absence of any conservative force acting upon it. तो इस तरह से ये पॉइंट मैंने आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश की है. अगर इसमें आपको कुछ डाउट, कुछ डिफ़िकल्टीज़ है तो आप मुझे आराम से कमेंट करके आप पूछ सकते हैं. इसके ऊपर जो कुछ भी डिफ़िकल्टीज़ है इसके ऊपर एक नया सा वीडियो बनाकर मैं आपके लिए पोस्ट करूँगा. ओके, तो चलो आज के लिए बस इतना ही. जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में. तब तक जय हिंद, जय भारत दोस्तों. बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर.